हो गया? सबकी जमा हो गई ना? चलो, पहला क्वेश्चन है श्रुति सम भिन्नार्थक, यथागत और तथागत श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है यथागत। यथागत का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। और तथागत का मतलब होता है भगवान बुद्ध। तथागत किसे कहा गया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध को। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। गृहिणी, 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 शताब्दी, व्यावसायिक, प्रदर्शनी। गृहिणी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि शताब्दी में क्या होता है? बड़ी, शताब्दी ऐसे लिखा जाएगा। व्यावसायिक, व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक। और प्रदर्शनी नहीं होता है, परदर्शनी, दर्शनी, दर्शनी नहीं दर्शनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यंजन को स्वर तंत्र मुखी व्यंजन कहा जाता है? स्वर तंत्र मुखी का मतलब होता है काकल्य व्यंजन। ऐसा व्यंजन जब आपका स्वर उच्चारित करते समय अंदर से तेज हवा आकर के किसके साथ टकराए? स्वर तंत्र के साथ टकराए और वहां पर वाइब्रेशन करे, तो उसे बोलते हैं स्वर तंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। नौ, नौ में नहीं टकराती है, लो नहीं टकराती, ह, जब ह बोलोगे तो क्या होगा? स्वरतंत्र में सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा ना। हाँ, र बोलोगे तो नहीं पड़ेगा। तो स्वरतंत्र मुखी कौन हुआ? ह हुआ। स्वरतंत्र मुखी हुआ इसमें ह। ये ऊष्म भी है और स्वरतंत्र मुखी भी है। सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का क्रम है। संसार में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है मैंदारिन। क्या है? मैंदारिन या मैंडारिन बोलते हैं, चीन की भाषा, क्योंकि चीन में कंपलसरी हर चाइनीज को, आप सीधे सोच लो 140 करोड़ लोग बोलते हैं चाइनीज, समझ गया ना? तो इस वजह से सबसे बड़ी वो है। दूसरा आपका जो बोली जाती है वो है इंग्लिश, अंग्रेजी, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। संसार में बोलचाल के तौर पर मैंदारिन के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी के बाद हिंदी, ठीक है। देश में देख लो, हमारे भारत में अगर सारे देश में हिंदी एक राष्ट्रभाषा होती तो संभवतः चीन से भी अधिक लोग, संसार में सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले क्या होते हैं? हिंदी के। लेकिन क्योंकि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, लोगों के पास विकल्प है, बंगाली बंगाली बोलता है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी कोई नहीं बोल पाता है, समझ गया ना? उड़ीसा में बहुत कम, बहुत ही कम, पीछे द्रविड़ राज्यों में तो बहुत ही कम चलती है, गुजरात में बहुत कम, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ऊपर आपके बोडो क्या बोलते हैं, डोगरी और उर्दू बोली जाती है, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में, समझ गया ना? तो कुल मिलाकर के 10 हिंदी राज्यों में तो बोली जाती है। इसके साथ आपके आसपास के महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें भी हिंदी बोल लेते हैं लोग, लेकिन व्यवहार में बहुत कम बोलते हैं। इसीलिए हिंदी किसमें आ जाती है? तीसरे नंबर पर। संसार में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली या भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन काव्य का अधिकतम सृजन किस भाषा में हुआ है? रीतिकालीन काव्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तीसरा काल हुआ है उसे रीतिकाल बोलते हैं। पहला आदिकाल था, दूसरा आपका भक्तिकाल था जिसे पूर्व मध्यकाल बोलते हैं, तीसरा आपका उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल बोलते हैं। एक्चुअल में रीतिकाल में अधिकतर रचनाएं कृष्ण भक्ति में लिखी गई है, समझ गया ना? रीतिकाल की अधिकतर रचनाएं किसमें लिखी गई हैं? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति की भाषा क्या होगी बताओ? ब्रज भाषा। क्या होगी? ब्रज। रीतिकाल की प्रमुख भाषा रही है। भक्ति काल में तो दोनों थे, ब्रज भाषा, राम भक्ति का भी जोर रहा और कृष्ण भक्ति का भी, ठीक है। और साथ ही साथ निर्गुण भक्ति वालों का भी ठीक ठाक ही था, ज्ञान मार्गियों का भी और
प्रेम मार्गियों का भी तो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग किया, समझ गया ना। लेकिन राम भक्ति का अधिकतर साहित्य अवधि में लिखा गया है, कृष्ण भक्ति का अधिकतर साहित्य ब्रज में। और रीति काल, जिसे हम कला काल भी बोलते हैं भारतीय साहित्य के इतिहास में, इस काल की अधिकतर रचनाएं कृष्ण भक्ति पर आधारित है। मीराबाई, रसखान जैसे लोग हुए हैं इसमें, समझ गया ना। और अन्य भी बहुत सारे लोग इसमें आपके हुए हैं। तो उन्होंने अधिकतर रचनाएं आपके किसमें लिखी? कृष्ण भक्ति में, तो ब्रज भाषा में ही लिखी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम यानी कि क्या है? तद्भव है। आदेश, आदेश क्या है? तद्भव, तत्सम है, समझ गया ना। संस्कृत में भी आदेश ही बोलते हैं। आशा, ये भी क्या है? तत्सम है। उत्साह भी क्या है? तत्सम है। और कहानी क्या है? तद्भव। कहानी नहीं, क्या होता चाहिए था? कथानिका। ये तत्सम है, ये क्या है? तद्भव। आदेश का आयसु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयसु, तद्भव इसका। आशा का तद्भव क्या है? आस। उत्साह का क्या है? उछाल। तद्भव है ये इनके, ये क्योंकि ये अपने आप में क्या है? तत्सम है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, और ये भी तत्सम है। ये क्या है? तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम ये होता है, कथानिका। अगला क्वेश्चन है, रोहिताश्व किसका पर्यायवाची है? रोहिताश्व, पवन, आग, घोड़ा, अमृत। रोहिताश्व किसका पर्यायवाची है? आग का। किसका? आग का। करुण शब्द का सही विलोमार्थक होगा। करुण का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब आपका एक तरीके से आदमी के प्रति दया का भाव। दया तो नहीं है, करुणा का विलोम नहीं होता है दया वैसे, समझ गया ना। क्योंकि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या है? अंतर है। दया क्या है? सिंपैथी है, और करुणा क्या है? एम्पैथी। अगर आप नैतिक शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इन दोनों की परिभाषाएं क्या है? अलग है, लेकिन इर्द गिर्द है किसके? दया के। किसी व्यक्ति के प्रति क्या आपका इस तरीके का भाव रखना, करुणा का भाव, समझ गया ना। दया तो ऐसा है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाती है जो क्या हो? हीन हो। करुणा हर जगह हीन व्यक्ति पर नहीं होती। करुणा एक माँ की अपने बच्चे के प्रति भी होती है, समझ गया ना। मतलब एक तरीके से ममत्व का भाव भी है उसमें, प्रेम का भाव है करुणा में, समझ गया ना। तो करुणा, करुण शब्द का सही अर्थ होगा निष्ठुर। करुण शब्द का निष्ठुर, क्योंकि दया का मतलब किसी के प्रति दया का भाव। करुणा का मतलब है किसी के दुख को देख करके खुद को दुख में ले लेना, वो करुणा है, समझ गया ना। और किसी के दुख को ना समझना क्या है? निष्ठुरता। क्या है? निष्ठुरता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक खर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? खर, खर का मतलब गधा भी होता है, खर का मतलब तिनका भी होता है, दुष्ट भी होता है, गंधर्व नहीं होता। हाँ, अगर ये लिखा होता ना गधर्व, तब हो जाता गधर्व, क्योंकि गधा को ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन गंधर्व नहीं होता, गंधर्व इसका अनेकार्थी नहीं है। गधर्व तो है, गंधर्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसे मनोवांछित मतलब जो इच्छाएं थी वो सब क्या हो गई हो? पूरी हो गई हो, उसे बोलते हैं आप्त काम। क्या बोलते हैं? आप्त काम, ठीक है। जिसे सब तरह की मनोकामनाएं जिसकी पूर्ण हो गई हो। अगला क्वेश्चन है, किस एक में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं वह संज्ञाएं होती हैं जिनका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक करने के लिए एक होना और जातिवाचक करने के लिए अनेक होना आवश्यक है, समझ गया ना। तो कई बार हम एक और अनेक नहीं कर पाते। किस में नहीं कर पाते? माप तोल की वस्तुओं में। अब पानी है, हम एक में रखेंगे या अनेक में? बताओ, किसी में भी नहीं रख सकते ना। तो ऐसे द्रव्य जिनका हम क्या आपका फिक्स आपका
जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में विभाजन नहीं कर सकते, वर्गीकरण नहीं कर सकते, उनके लिए हमने बनाई। मूल रूप से देखो 3 ही क्या है संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच कई बार विभेद करने में दिक्कत होती है, इसीलिए बनाई द्रव्यवाचक। ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जाता है, एक और अनेक नहीं हो सकती, उनको क्या कर दिया द्रव्य में रख दिया। और ऐसी चीजें जो अनेक होते हुए भी क्या एक में प्रदर्शित होती हैं, समझ गया ना, उन्हें हमने रख दिया किसमें समूहवाचक में, इसीलिए 2 बनी। देखो जब तक आपका पंतनगर और रुड़की कराते थे एग्जाम, समझ गया ना, पंतनगर वाला जितनी बार भी पेपर में पूछा क्या संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वो उसका सही आंसर देता था 5। और रुड़की वाले ने जितनी बार भी पूछा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी तो 16 से कराना शुरू हुआ ना, उससे पहले तो वही कराते थे उत्तराखंड में परीक्षाएं, और रुड़की वाले ने जितनी बार भी पूछा 3 ही दिया, समझ गया ना। और एक्चुअल में पहले जब तक आप, अब तो ग्रामर है ही नहीं उसमें, हिंदी में 9वीं 10वीं में, 9वीं 10वीं की जब तक ग्रामर की किताब चलती थी SCERT की, उत्तराखंड स्टेट की, उसमें 3 ही दिए थे वे, 2 ये क्या है सहायक हैं। इन दोनों के बीच जहां दिक्कतें हो उनके लिए स्पेशली बना रखे। द्रव्यवाचक का मतलब क्या हुआ, सोना तोला और माप तोल करके ही इसका आकलन किया जाता है ना, तोल करके, तेल का तोल करके, कुर्सी का गिन करके, तो कुर्सी का गिन करके, लोहे का तोल करके, तो ये सब क्या है द्रव्यवाचक। कुर्सी क्या है, क्या है जातिवाचक, क्योंकि ये वस्तु एक और अनेक में विभक्त हो सकती है। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नित्य पुल्लिंग नहीं है। तोता, तोता नित्य पुल्लिंग होता है क्योंकि इसकी नित्य स्त्रीलिंग मैना है ना, क्योंकि तोते का क्या है स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। कौवा, कौवी होता है नहीं, कौवा ही होता है। अगर आपको करना है तो नर और मादा कीजिए आप, समझ गया ना, वो कौवा ही रहेगा, इसीलिए नित्य पुल्लिंग। खटमल, खटमली होता है नहीं, खटमल नित्य पुल्लिंग है, अगर करना है तो नर और मादा है, लिंग प्रकट करना है तो। चील स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, समझ गया ना। पहाड़ी मत लीजिएगा, हमारे यहां तो चिल्ला बोलते हैं, चिल्ला तो क्या हो गया, क्या बोलते हैं, चील थोड़ी बोलते हैं पहाड़ी में, क्या बोलते हैं चिल्ला, इसको मत ले लेना आप, पहाड़ी में तो चील को चिल्ला ही बोलते हैं। चिल्ले उड़ रहे हैं, समझ रहे हो, बोलते हैं ना पहाड़ी में, उसको उस पे मत जाइएगा। पहाड़ी में तो दही खट्टी हो रही है बोलते हैं, लेकिन दही खट्टी नहीं खट्टा होता है, क्योंकि वो क्या है पुल्लिंग है ना। बहुत सारी चीजों के अपने स्थानीय उस पर भी है, लेकिन हिंदी में आप अगर देखोगे तो चिल्ला नहीं होता, चील होता है। और क्या, चील का अगर आपको क्या ढूंढना है पुल्लिंग ढूंढता है तो नर चील और मादा चील, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग है चील शब्द। चील उड़ रही है या उड़ रहा है, उड़ रही है। तोता उड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है, खटमल काट रहा है, तो सब पुल्लिंग है वो, है ना। ये क्या है, चील उड़ रही है या चील उड़ रहा है, उड़ रही है, ये स्त्रीलिंग, तो इसलिए नित्य पुल्लिंग नहीं होगा। अगला, राम रोटी खाएगा, वाक्य में कौन सा कारक होगा। राम रोटी खाएगा, कारक चिन्ह तो है ही नहीं, राम रोटी खाएगा। अब ये बताओ, ये वाक्य सकर्मक है या अकर्मक, सकर्मक वाक्य है ना। अब ये बताओ, इस वाक्य में जो खाने की क्रिया हो रही है वो क्रिया कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। रोटी की बात हो रही है राम की, देखो 3 ही चीज है, 3 ही ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या क्या है, राम क्या है कर्ता, रोटी क्या है कर्म, खाना क्या है क्रिया, तो ये तो सकर्मक है, कर्म है ना इसमें, ऐसा तो नहीं कर्म नहीं है। अब ये बताओ, ये वाच्य कैसा है, कर्तरी वाच्य है या कर्म वाच्य है, कर्तरी वाच्य। क्यों, क्योंकि इसमें बात कर्ता की हो रही है, इस वाक्य में बात राम की हो रही है, रोटी की नहीं। अगर ये कहता रोटी राम ने खाई, तब रोटी की बात हो रही होती, राम क्या हो जाता
सहायक भूमिका में आ जाता, मुख्य भूमिका में रोटी आ जाती। इसमें मुख्य भूमिका में कौन है? राम। राम की बात हो रही है। क्या? राम रोटी खाता है। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब आपका क्या कर्ता ही प्रमुख है वाक्य में, तो कौन सा कारक होगा इसमें? कर्ता कारक। कौन सा होगा? कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, राम ने, अब इसे भूतकाल में ले जाओ, राम ने रोटी खाई, ने आ गया ना। हाँ, मैंने बोला था, समझ गया ना। कई बार आपका क्या हो, कर्म कर्ता वाच्य हो तो उसे भूतकाल में ले जाओ, अगर सही बैठ रहा है तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि ना होने पर कई बार बहुत सारी दुविधाएं हो जाती हैं। आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है ये क्या है करके। इसमें तुम कहां रहते हो वाक्य में रेखांकित पद है। तुम कहां रहते हो, कब, कहां, कैसे, क्या होते हैं बताओ? क्रिया विशेषण होते हैं ना, लेकिन यहां तो दिया ही नहीं है क्रिया विशेषण। अब अनुमान लगाओ कहां क्या होगा। कहां क्या होगा? सर्वनाम। कौन सा वाला सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि हम कहां कहेंगे तो किसी स्थान की बात कर रहे हैं ना, स्थान का अपना नाम होगा, और नाम क्या होता है? संज्ञा। नाम के बदले में हमने किसका प्रयोग कर दिया है? कहां का। और जो नामों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि ये कहां ने एक तो किसके बदले प्रयोग किया गया है यहां पर? तुम कहते हैं, तुम लोहाघाट में रहते हो। अब कहां सर्वनाम की जरूरत पड़ी बताओ? लोहाघाट क्या है? स्थान। किसी स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा। अब यहां पर ये क्या बताएगा? उत्तर किस में देगा बताओ? संज्ञा में देगा ना। तुम कहां रहते हो? लोहाघाट में। तो कहां के बदले लोहाघाट, तो लोहाघाट के बदले कहां। जब भी आपके किसी संज्ञा के बदले में किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं ना। तो कहां क्या हो गया इस लहजे से? सर्वनाम। समझ गया ना। और इसने क्या शुरू कर दिया है? प्रश्न। तो ये कैसा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। वैसे कब, कहां, कैसे, कितना, क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, तो वो क्रिया विशेषण होते हैं। अब लेकिन यहां का क्रिया विशेषण है नहीं ना, इसलिए। नहीं तो रहता क्या होता? क्रिया होती, और कहां क्या हो जाता उसका? क्रिया विशेषण। यहां दिया नहीं है, तो अब आप इससे आइडिया लगाओ। समझ गया ना। आपने कहा तुम क्या खा रहे हो। अब आपसे कोई पूछे क्या क्या है, समझ गया ना। तुमने कहा तुम क्या खा रहे हो, आपने क्या कहा? रोटी। रोटी क्या है? एक वस्तु। और किसी वस्तु का नाम क्या होता है? संज्ञा। किसी स्थान, किसी व्यक्ति और किसी प्राणी या किसी भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा। अब ये बताओ, ये क्या किसके बदले प्रयोग किया है फिर बताओ? संज्ञा के बदले। और संज्ञा के बदले प्रयोग है तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। और इसके साथ इसने क्या कर दिया है? प्रश्न भी खड़ा कर दिया, तो कैसा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। ठीक है। विशेषण की मूला अवस्था बताने वाला शब्द है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है? मूल, मूला, फिर क्या होती है? उत्तरा, फिर उत्तमा। जिसमें तम लगा होगा वो उत्तम, जिसमें तर लगा होगा वो उत्तर, और जिसमें ये दोनों नहीं लगे होंगे वो क्या? मूल अवस्था। जैसे आपने कहा अधिक, अधिक क्या हो गई? मूल अवस्था। अधिकतर कहोगे, यहां पर अधिक लोग रहते हैं। समझ गया ना। अधिक लोग रहते हैं, तो अधिक क्या हुआ? विशेषण की मूल अवस्था, यानी कि अपने बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर अधिकतर लोग रहते हैं, यानी कि एक की तुलना एक से अधिक लोगों के साथ। समझ गया ना। यहां पर अधिकतम लोग रहते हैं, यानी कि एक की तुलना सबके साथ। समझ गया ना क्या है? हाँ। तो इसमें कोमल शब्द क्या है? मूलावस्था। ये क्या है बताओ? ये क्या है? महत्व, महत्वर, महत्वम। ये क्या है? उच्चतर,
क्या है? उत्तरावस्था। उत्तरा या मध्यमावस्था भी बोलते हैं उसको। मैंने उत्तर इसलिए लिखा है क्योंकि तर जिसमें आएगा वो उत्तर अवस्था, तम जिसमें आएगा वो उत्तमावस्था। समझ गया ना? आपने कहा सचिन श्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो अपने से तुलना हो रही है ना। सचिन इनमें से श्रेष्ठ तर खिलाड़ी है, तो जिनके साथ हो रही है वो कुछ लोग हैं। आपने कहा सचिन श्रेष्ठतम खिलाड़ी है, तब क्या हो जाएगा? सबसे श्रेष्ठ है ना। तो विशेषण की तुलना होती है, तो उसकी 3 क्या है? डिग्रियां हैं। समझ गया ना? क्या है? अंग्रेजी में बोलते हो ना सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो ये क्या है? यहां पर क्या बोलते हैं? इनके विशेषण की तुलना बोलते हैं। अगला, राम आएगा तो मैं जाऊंगा, वाक्य में काल है। राम आएगा तो मैं जाऊंगा, जाऊंगा, आएगा, जाऊंगा, तो भविष्य हो गया सीधे सीधे। और भविष्य और भूत में यदि क्या हो, किसी एक क्रिया के होने का जो आपका क्या है कारक, या आपका किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, तो वहां हेतु हेतु मत होता। वर्तमान में हेतु हेतु मत नहीं होगा, क्योंकि कयास नहीं लगाए जा सकते। कयास या तो घट गए, समझ गया ना, या फिर जो घटना घट गई उस पर लगाया जा सकता है, जो घटने वाली है उस पर। आप कहोगे कि ये पढ़ाई करता तो पास हो जाता, ये तो भूत की बात हो गई। आप कहोगे तू पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा, ये भविष्य की हो गई, कयास है ना। ये वर्तमान में कैसे लगाओगे कयास, बताओ? हेतु हेतु मत, या तो भूत होगा या भविष्य। भूत होता तो क्या होता? राम आया होता तो मैं गया होता, ऐसा होता ना। तो यहां क्या आएगा है? तो भविष्य। कैसा भविष्य? हेतु हेतु मद भविष्य। अगला, तिरस्कार सूचक अव्यय शब्द है। तिरस्कार, क्योंकि अव्यय शब्द क्या? हर्ष, विषाद, तिरस्कार, समझ गया ना, आपका आश्चर्य सब प्रकट करता है। तिरस्कार मतलब घृणा, समझ गया ना, जिसको आप क्या घृणित समझते हैं, तिरस्कृत समझते हैं, तो उसका क्या होगा? छी। क्या होगा? छी। अगला, किस शब्द में सह उपसर्ग नहीं लगा है? सहकारी, सहकारी। नशीलता नहीं होता है, क्या होता है? सहनशीलता। तो सहन शब्द में शीलता लगा है, यहां पर प्रत्यय है शीलता, और सहन मूल शब्द है। समझ गया ना? यहां क्या है? सहयोगात्मक, योगात्मक में क्या लगा है? सह। ये क्या है? पाठी। क्या लगा है? तो इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो यही सही होगा। क्योंकि अगर मान भी लेते हो शीलता के आगे सहन को उपसर्ग, तो सह नहीं है, पूरा क्या है? सहन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, वाक्य निर्माण के आधार पर होगा। 2 वाक्य हैं, देखो, मैंने एक हिरण देखा, सरल वाक्य तो नहीं है ये, इतना तो कंफर्म हो गया है। और जो क्या घायल था, ये उपवाक्य। अब जो लगता है तो क्या होता है, बताओ? मिश्र। समझ गया ना? आपने कहा मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, ठीक है, मैंने एक हिरण देखा, वैसे ये वाक्य पूरा हो जा रहा है, परंतु जो लगाने के साथ ही आगे को क्या हो जा रहा है? वाक्य को पूरा करने की संभावना बढ़ जा रही है। तो इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य नहीं है, समझ गया ना। ये वाक्य कहीं ना कहीं जो है वो इस पर निर्भर है, इसीलिए क्या होगा? ये मिश्र वाक्य। जब 2 उपवाक्य एक साथ मिल जाए और वो एक दूसरे के बिना पूर्ण ना हो, तो वहां पर क्या होता है? मिश्र होता है। अपने आप में भी पूर्ण हो, अलग कर दो भी पूर्ण हो, तो क्या है? अब यहां पर क्या घायल था कहोगे तो फिर पूरा नहीं है ना वाक्य। जो घायल था कहोगे तो अपने आप में प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। तो यहां से ये अधूरा रह गया। यहां तक तो चलो पूरा है, मैंने एक हिरण देखा, पूरा, जो घायल था। अब आप केवल जो घायल था बोलोगे तो कोई भी कहेगा ना क्या, वाक्य पूरा नहीं हुआ है। वाक्य की अभिव्यक्ति पूरी कब होती है? जब आपकी बात को दूसरा समझ जाए। आप जो घायल था कहोगे तो क्या समझेगा आदमी? यानी कि आपसे अपेक्षा करता है कि आप और बोलो, तब आप कहोगे मैंने एक हिरण देखा जो घायल था। अब पूरा हुआ, किसकी वजह से पूरा हुआ? इसकी वजह से। जब पूरक हो जाते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से पूर्ण करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, सर्वोपरि शब्द में कौन सी संधि होगी? सर्वोपरि शब्द में कौन सी संधि होगी?
किससे बना है? सर्वधन क्या बना है? ऊपरी, सबके ऊपर। सर्वोपरि का मतलब सबके, जैसे अंत्योदय बताया कल, क्या होगा? सबसे नीचे, नीचे से उदय। सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर। तो बताओ, इस शब्द में वो के नीचे हलंत लगा है? नहीं। तो क्या है? किस में अंत हुआ है? अ में। उसका आरंभ किस में हुआ? उ में। तो क्या बनेगा? ओ। ओ किस में बनता है? गुण संधि। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या? सर्वो ऊपरी, सर्वोपरि, सर्वोपरि। तो गुण संधि इसमें। ठीक है, चलो।